जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे गए जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या हुआ था कि आपको 1 से लेके 20 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस जो थे वो आपको प्रीवियस क्लास में किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देखेंगे। तो आज का जो आपको प्रश्न होगा वो आपको 21 से शुरू होगी और जहां तक हो सके वहां तक हम इन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको किस वर्ष हुई थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1885, 1906, 1915, 1919। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वह आपको 1906 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर, ये जो आप मुस्लिम लीग के बारे में बता रहे हैं, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो याद रखिएगा 30 दिसंबर, ठीक है ना, डेट के साथ याद रखना है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना। देखिए, याद रखिएगा, जो भी चीज आपको बताया जा रहा है ना, सारे चीजों को आप अच्छे से देखिएगा। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है, क्या होती है? स्थापना। वो कब होती है? तो कहेंगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ना वो आपको आगा खां। कौन थे? आगा खां। ठीक है ना। इसके अलावा आपको समी उल्लाह खां। क्या है? समी उल्लाह खां जो थे वो आपको मुस्लिम लीग के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी। तो साथियों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वो आपको ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। और यह ढाका जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो क्या कहेंगे, बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। यानी कि बांग्लादेश की जो राजधानी अभी है वो आपको ढाका। और इसी ढाका में क्या होता है कि आपको मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो आपको किसके द्वारा होती है जानते हैं? आपको आगा खां और समी उल्लाह खां के द्वारा। फिर यहाँ से एक ऑप्शन है आपको 1885। तो देखिए, 1885 में क्या हुआ था जानते हैं? आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो क्या कहेंगे? 1885 में। और इसका जो गठन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? तो आपको बंबई में। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आती है, क्या जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी, उस समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे। तो साथियों, उस समय भारत के जो वायसराय थे ना वो आपको लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो वह आपको लॉर्ड डफरिन थे। फिर यहाँ से एक ऑप्शन है 1915। तो देखिए, 1915 में क्या हुआ था जानते हैं? आपको हिंदू महासभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा, किसका? हिंदू महासभा का जो गठन होता है वो कब होता है जानते हैं? तो आपको 1915 में। और 1919 में रॉलेट एक्ट जो था वो आपको भारत आया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो क्या कहेंगे? 1906 ईस्वी में। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन डी कह रहा है आपको यानी कि रेड क्लिफ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, यहाँ से कई सारे चीज को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय, क्या पूछा जाए? भारत का अंतिम वायसराय। ठीक है ना। तो साथियों, भारत का जो अंतिम वायसराय थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत जब आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है वो आपको बना लिया जाता। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है यह भारत का वायसराय बनकर जो आया था 24 मार्च 1947 को। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आता है? 24 मार्च 1947 को। और उसके बाद ये क्या करता है कि आपको भारत विभाजन की जो योजना होती है उसको आपको प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत विभाजन की जो योजना है किसने प्रस्तुत किया था, तो क्या कहिएगा जानते हैं? भारत विभाजन की जो योजना है वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि आपको प्रस्तुत किया था। मतलब भारत का जो विभाजन है ना वो माउंटबेटन योजना का क्या है कि आपको परिणाम है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत विभाजन की योजना जो है कब पेश की गई थी। तो याद रखिएगा 3 जून
ठीक है ना 1947 को। तो यहाँ से आपको माउंटबेटन से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो यहाँ से याद रखेंगे इनके बारे में। स्वतंत्र भारत के क्या कहेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम क्या कहेंगे, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल क्या कहेंगे, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात अगर आएगी तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या कहिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब कहेंगे आपको लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, याद रखिएगा कि जय जवान, ठीक है ना, और आपको जय किसान क्या है, जय किसान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था, तो देखिए 1965 के जो भारत पाक युद्ध हुआ था ना, क्या हुआ था, भारत पाक क्या कहेंगे जानते हैं युद्ध, उसी समय जो था यह नारा जो था आपको दिया गया था जय जवान और जय किसान का। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो भारत के क्या थे कि आपको दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो होते हैं ये आपको क्या बनते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि बीच में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनते हैं जिनका नाम होता है आपको क्या जानते हैं, गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों इन सभी चीजों को याद रखना है। और इधर जो देख रहे हैं आपको सर रेडक्लिफ, ठीक है ना, तो इसी रेडक्लिफ ने क्या किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किए थे कि आपको सीमा का निर्धारण किए थे, क्या किए थे, सीमा का निर्धारण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किए थे वो कौन किए थे, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं, रेडक्लिफ। तो यहाँ से आपका प्रश्न करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 22 नंबर प्रश्न का जो है वो आपको सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न में जाने से पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कहाँ दिक्कत हो रही है ये भी आप हमें बताएंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना साथियों, वह आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना। और एनी बेसेंट जो है आपको 1917 क्या कहेंगे, 1917 में जो आपको क्या हुआ था जानते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। तो इसी आपको कोलकाता अधिवेशन में क्या हुए थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपको बनी थी, कौन जानते हैं, तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी, तो आप क्या कहोगे, श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनती है, 1917 में। हालांकि ये जो एनी बेसेंट है यह भारतीय मूल की नहीं होती है, यह आपको आयरिश होती है। क्या होती है, आयरिश, मतलब कि इनका जो जन्म स्थान होता है वो आपको आयरलैंड होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको अरुणा अशरफ अली। तो देखिए महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद क्या किए थे कि ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। क्या किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे कौन किए थे, अरुणा अशरफ अली। फिर है यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। तो देखिए प्रथम भारतीय महिला क्या कहेंगे, प्रथम भारतीय महिला कहिए, क्या कहिए, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी जानते हैं, तो वो आपको यानी कि सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर आपने यहाँ पर कहा कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तो भारत में जन्मी हुई कोई महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो कौन थे जानते हैं, सरोजिनी नायडू। कौन थे, सरोजिनी नायडू। दूसरी बात कि भारत के प्रथम महिला अगर राज्यपाल पूछा जाए तो वो भी आपको कौन हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की क्या बनी थी कि आपको राज्यपाल बनी थी। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको विजया लक्ष्मी पंडित। तो याद रखिएगा विजया लक्ष्मी पंडित जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ महासभा की क्या है, महासभा की प्रथम महिला राजदूत, क्या कहेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला क्या है, प्रथम महिला अगर राजदूत की बात आएगी, क्या आएगी, राजदूत की बात आएगी तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, विजया
लक्ष्मी पंडित। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इस सब्जेक्ट पर जो है मजबूत हो और एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं। तो वही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या कहेंगे, एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही है, ठीक है ना। फिर यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया, तो इसका जो गठन हुआ था ना, ये भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना साथियों, वो आपको बंबई में हुआ था। क्या हुआ था, मुंबई में। यानी कि कांग्रेस का जो गठन होता है वो कहाँ होता है बताइए, तो मुंबई में। मुंबई का जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय होता है, वहीं पर इसका क्या होता है, गठन होता है। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपको कौन थे। तो देखिए, तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वह आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसे भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेंगे तो क्या कहिएगा, व्योमेश चंद्र, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको बनर्जी। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया। ऑप्शन ए कह रहा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए ये जो जय हिंद का नारा है वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, दिल्ली चलो, क्या है, दिल्ली चलो, ठीक है ना। तो दिल्ली चलो का नारा, इसके अलावा आपको जय हिंद का नारा, इसके अलावा तुम मुझे खून दो, क्या करो, तुम मुझे क्या करो, खून दो, क्या करो, खून दो, ठीक है ना। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या है, मैं तुम्हें आजादी, क्या है, आजादी दूंगा। यह नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने ही। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेताजी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देश नायक भी कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि नेताजी किन्हें कहा जाता था, क्या कहिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है ना। इसके अलावा आपको देश नायक किन्हें कहा जाता था, क्या कहिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है ना। फिर यहाँ से जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए तो जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिए थे, आराम हराम है, क्या है, आराम हराम है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि अगर बताइए कि आराम, ठीक है ना, कि आपको हराम है, क्या है, हराम है, तो नारा जो दिए थे कौन दिए थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतीय विदेश नीति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने स्वयं को अल्फ्रेड पार्क में क्या कर लिया था कि आपको गोली मार लिए थे, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था कि आपको 1931 में चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं स्वयं को आपको क्या करते हैं कि गोली मार लेते थे। फिर यहाँ से एक बात है कि सर यह अल्फ्रेड पार्क होता है कहाँ, तो देखिए तो यह आपको इलाहाबाद के अंदर होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद के अंदर होता है। और इसी इलाहाबाद को अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। और भगत सिंह ने एक नारा दिए थे, क्या जानते हैं, इनकलाब, क्या है, इनकलाब, क्या है कि आपको जिंदाबाद, क्या है, जिंदाबाद का जो नारा दिए थे कौन दिए थे जानते हैं, वो आपको भगत सिंह दिए थे। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, क्या हो, साम्राज्यवाद का क्या हो जानते हैं, नाश हो, क्या हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा भी जो दिए थे कौन दिए थे जानते हैं, तो वो आपको भगत सिंह जी जो थे वो आपको दिए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज सबसे जो इंपोर्टेंट है वह याद रखिएगा कि भगत सिंह जी का जो शहादत होता है वह कब होता है, तो देखिए तो भगत सिंह जी का जो शहादत होता है 23 मार्च 1931 को, कहा जानते हैं, तो आपको लाहौर सेंट्रल जेल में, क्या होता है, लाहौर सेंट्रल जेल में। यानी कि भगत सिंह जी को जो फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को, कहा, तो लाहौर सेंट्रल जेल में। तो इन चीजों को याद रखना है। तो वही कर रहा है आपका 24 नंबर प्रश्न कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी। यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी आप बताएंगे। और इसमें से जो भी चीज आपको अच्छी लगती हो आप उसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा है कब आरंभ हुआ।
1 सितंबर 1935 को, 1 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1942 को। तो देखिए, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है साथियों, यह आपको 1 सितंबर 1939 को जो था वो आपको क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। और यह विश्व युद्ध जो है आपको जो अंत होता है वह कब होता है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर अंत की बात पूछा जाए तो हो जाएगा आपको 2 सितंबर 1945 को। मतलब कि कुल मिलाकर द्वितीय विश्व जो होता है ना वो क्या साल चलता है जानते हैं? आपको 6 वर्ष चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल जो होते हैं वो आपको 61 देश जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको शामिल होते हैं। और अंततः इसमें मित्र राष्ट्रों की क्या होती है कि आपको जीत होती है। तो यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था क्या था। तो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था ना वो था आपको जर्मनी द्वारा, क्या है, जर्मनी द्वारा क्या करना जानते हैं? पोलैंड पर आक्रमण करना। क्या करना? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर क्या करना जानते हैं? तो आपको आक्रमण करना। यही जो था द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता जानते हैं कि आपको तत्कालिक कारण जो था वो आपको बना था। द्वितीय विश्व युद्ध से एक चीज और याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका है वो आपको कब प्रवेश किया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो होता है ना वह आपको 1941 ईस्वी में जो होता है साथियों वो क्या करता है कि आपको प्रवेश करता है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो आपको अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो क्या कहिएगा जानते हैं? 1941 में, जब आपको अमेरिका के पर्ल हार्बर जो आपको नौसैनिक अड्डा है जहां पर क्या हुआ था जानते हैं कि आपको जापान के द्वारा बमबारी किया गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए क्या होता है कि आपको अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। तो इन चीजों को याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही क्या होता है कि अमेरिका के द्वारा जो होता है जापान के हिरोशिमा पर क्या होता है, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं? एटमी हमला जो होता है वो आपको किया जाता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि जापान के हिरोशिमा पर जो होता है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम कब गिराया गया होता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद आपको क्या होता है? 9 अगस्त 1945 को क्या होता है कि जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम जो होता है आपको गिराया जाता है। और इसी परमाणु बम को गिराने के बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो होता है वो आपको अंत होता है। अर्थात जापान जो होता है आपको समर्पण करने के लिए क्या हो जाता है कि आपको तैयार हो जाता है। तो वही 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो क्या कहिएगा? 1 सितंबर 1939 को। और इसका अंत कब होता है? 2 सितंबर 1945 को। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला किया जाता है कब किया जाता है? 6 अगस्त 1900 कितना को 45 को। और 9 अगस्त 1945 को जो होता है इसके दूसरे शहर नागासाकी पर जो होता है परमाणु हमला जो होता है वो आपको किया जाता है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आपको 25 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो साथियों हर हाल में आपको क्या करना है बताना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। देखिए पाकिस्तान का ना जन्म हुआ था, क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कह रहा है 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947। तो याद रखिएगा पाकिस्तान जो अस्तित्व में आता है ना वो आपको 14 अगस्त 1947 को। और ये जो भारत से अलग होकर जो आपको पाकिस्तान बना था यह आपको माउंटबेटन योजना का क्या था कि आपको यानी कि आधार था, ठीक है ना। तो माउंटबेटन योजना यानी कि माउंटबेटन प्लान के आधार पर ही क्या हुआ था कि आपको भारत से अलग होकर पाकिस्तान जो था वो आपको बना था। तो फिर यहाँ से एक बात आती कि सर जब पाकिस्तान आपको एक राष्ट्र बना तो यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो देखिए तो पाकिस्तान के जो प्रथम आपको गवर्नर जनरल क्या कहेंगे? प्रथम गवर्नर जनरल वह कौन बनते हैं? तो वह आपको मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहेंगे? मोहम्मद क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको अली जिन्ना क्या है? अली जिन्ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो कौन बने थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? मोहम्मद अली जो जिन्ना है वही क्या हुआ था कि आपको बना था। एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, ठीक है ना। तो देखिए तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बने थे वो आपको लियाकत अली। कौन बने थे? लियाकत अली। तो देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन? तो क्या कहिएगा? लियाकत अली, ठीक है ना। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको मोहम्मद अली जिन्ना। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। पाकिस्तान जो होता है
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आता है? 14 अगस्त 1947 को। और भारत से अलग ये जो पाकिस्तान बना था किस योजना के आधार पर? तो क्या कहेंगे जानते हैं? माउंटबेटन योजना के आधार पर। यहाँ से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए, तो 26 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगला। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 15 अगस्त 1947। तो याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ था। तो इससे भी आपको याद रखना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, बताइए था? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हमारे देश में 15 अगस्त के जो दिन होते हैं ना, इस दिन आपको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो साथियों, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा जानते हैं? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग हमें बताएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना? तो यानी कि 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको प्रारूप समिति है, क्या है? प्रारूप समिति। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? प्रारूप समिति, ठीक है ना? या इसी को कहते हैं हम लोग मसौदा समिति। क्या कहते हैं? मसौदा समिति, ठीक है ना? क्या कहते हैं? मसौदा समिति। या साथियों इसी को कहते हैं हम लोग पांडु लेखन समिति। क्या कहते हैं? पांडु लेखन समिति, ठीक है ना? तो इस सभी समिति के जो अध्यक्ष थे ना वो एक ही व्यक्ति थे, ठीक है ना? कौन जानते हैं? तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना? तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या प्रारूप समिति है, इसका गठन जो होता है कब होता है? तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो आप प्रारूप समिति देख रहे हैं इसका जो गठन होता है ना 29 अगस्त 1947 को। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि प्रारूप समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो साथियों याद रखिएगा इसके गठन का जो उद्देश्य था ना वो था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। क्या करना? संविधान के प्रारूप पर क्या करना जानते हैं? विचार। क्या कहेंगे? विचार, ठीक है ना? विमर्श करना। क्या करना? विचार विमर्श करना। इसी उद्देश्य से क्या होता है कि प्रारूप समिति का गठन जो होता है वो आपको कब होता है जानते हैं? 29 अगस्त 1947 को। फिर यहाँ से एक बात आती है कि प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी अध्यक्ष सहित वो कितना था? तो आपको 7। इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा में बाबा साहब का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो देखिए आरंभ में अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? आरंभ में तो वह आपको पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन भारत विभाजन के बाद जो होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब हमारे संविधान सभा के जो सदस्यों का जो होता है क्या होता है, जो संख्या होती है 299 रह जाती है। तो उसके बाद जो होता है कि बाबा साहब का जो निर्वाचन होता है ना फिर से वह आपको बंबई से होता है। कहाँ से होता है? बंबई से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि बाबा साहब का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो आप क्या कहोगे? बंबई से। लेकिन अगर आरंभ में पूछा जाएगा तो वो आपको पूर्वी बंगाल से। बाद में यह क्षेत्र जो होता है पाकिस्तान में चला जाता है। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ये देखिए अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के क्या थे कि जानते हैं? अस्थायी। क्या कहेंगे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपको संघीय शक्ति समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा संघीय शक्ति समिति। क्या कहेंगे? संघीय शक्ति समिति। तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? तो आपको जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 27 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ऑप्शन का जो एनालिसिस करके बताया जा रहा है आप उसे भी क्या करेंगे? अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे चीज आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसी का हम क्या कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं। मतलब उसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है वो आपको होते हैं, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत जो है कब गणतंत्र हुआ, ठीक है ना? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1930। उसके बाद कह रहा है आपको 26 जनवरी 1947। उसके बाद 26 जनवरी 1950 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो भारत जो गणतंत्र हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का संविधान जो है ना आपको पूर्णतः जो लागू हुआ था साथियों वो आपको 26 जनवरी
1950 को। इसीलिए क्या होता है कि 26 जनवरी को हमारे भारत में जो होता है वो आपको क्या मनाया जाता है जानते हैं? गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा कि 26 जनवरी को जो होता है भारत में क्या मनाया जाता है, बताइए तो आपको? गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि पूर्णतः संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसका मतलब है कि अंशतः कब लागू हुआ था? तो जिस दिन हमारा संविधान बना था ना, उसी दिन जो है आपको हमारा संविधान आपको लागू हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंशतः लागू हुआ था। और इस दिन हमारा संविधान जो होता है वो आपको अंगीकृत होता है। क्या होता है? अंगीकृत होता है। दूसरी बात कि हमारा संविधान जो है वो आपको बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है। क्या होता है? बनकर तैयार होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, संविधान अंगीकृत कब हुआ था, संविधान अंशतः लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए क्या होता है साथियों कि 26 नवंबर को हमारे भारत में जो होता है वो आपको संविधान दिवस, क्या कहेंगे? संविधान दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए, और इसमें एक डेट और भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1930। तो इसी दिन क्या हुआ था कि कांग्रेस ने संपूर्ण देश में क्या किया था कि आपको प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना। तो इसी दिन को याद रखने के लिए हमारा जो संविधान होता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि कांग्रेस जो था 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक लगातार वर्षों में क्या किया था जानते हैं कि आपको स्वतंत्रता दिवस जो था 26 जनवरी को ही मनाया था। लेकिन जब भारत 15 अगस्त को आजाद होता है उसके बाद से क्या होता है जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा जो मतलब स्वतंत्रता दिवस है वो आपको मनाया जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो क्या कहेंगे? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू होता है। और इस प्रकार से दुनिया के हम सबसे बड़े क्या होते हैं कि आपको गणतांत्रिक देश जो होते हैं वो आपको बनते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 28 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आती है, बार बार आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी समस्या को हमारे सामने रखिए, ठीक है ना। और वीडियो साथियों आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो, ठीक है ना, तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसे दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से जो होता है हमारा मोटिवेशन जो होता है काफी हाई होता है। और हम आपके लिए जो होते हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट जो होते हैं वो आपको लेकर आने का क्या होता है कि आपको प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले आपको गृह मंत्री थे वो कौन थे जानते हैं? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि प्रथम गृह मंत्री, क्या पूछा जाएगा? प्रथम गृह मंत्री, ठीक है ना। इसके अलावे प्रथम उप प्रधानमंत्री, क्या पूछा जाएगा? प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको प्रथम राष्ट्रपति। देखिए सभी लोग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है ना। अगर पूछेंगे प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो क्या कहिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम क्या थे कि आपको शिक्षा मंत्री, क्या कहेंगे? प्रथम शिक्षा मंत्री। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या कहिएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये क्या थे, तो इनके बारे में आपको बताए थे कि स्वतंत्र भारत के, क्या कहेंगे? स्वतंत्र, ठीक है ना, भारत के क्या है? भारत के क्या कहेंगे जानते हैं? प्रथम क्या है? प्रथम व अंतिम, क्या है? प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या कहेंगे? भारतीय गवर्नर जनरल। तो वो कौन थे जानते हैं? तो ये आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है ना। और इन्होंने 1959 में एक पार्टी बनाए थे, ठीक है ना। पॉलिटी वाले बच्चे याद रखिएगा, उनका पार्टी का जो नाम था वो था आपको स्वतंत्र पार्टी। क्या था? स्वतंत्र पार्टी। था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था, तो क्या कहिएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या है? एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। फिर यहाँ से बात आएगी कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्या है? आयरन मैन ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं? आपको इंडिया, क्या है? इंडिया। इसके अलावे भारत का लौह पुरुष, क्या है? भारत का लौह पुरुष। देखिए इस सब चीज को आपको याद रखना होगा, भारत का लौह पुरुष। इसके अलावे
भारत का विस्मार्क क्या है? भारत का विस्मार्क, ठीक है ना, किन्हें कहा जाता है? तो आप क्या कहिएगा, देखिए यहाँ समझिए कि भारत का बिस्मार्क, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, ये सब जो कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय जो देसी रियासत था उनका इन्होंने क्या किए थे कि आपको एकीकरण किए थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रवर्तक के रूप में जो होता है वो आपको जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु, क्या है? अजात शत्रु। इसके अलावा इन्हें देश रत्न, क्या है? देश रत्न की जो उपाधि है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे कि बताइए अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है, तो क्या कहिएगा? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1950 से 1962 था। देखिए इसमें हम कुछ पॉलिटी की भी बात कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी जो होता है ना आपस में जो होता है, आप ऐसा समझिए कि दोनों भाई होता है। क्या होता है? भाई होता है। और दोनों के क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा जो होता है आपको मैच करता रहता है, ठीक है ना। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये देखिए जो भी एनालिसिस करके बता रहे हैं सुन लीजिए, इस सबको आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। देखिए और क्वेश्चन में जितना अच्छा से बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, ठीक है ना, मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लियाकत अली। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे? लियाकत अली। और इसी में पूछा जाएगा कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल, क्या पूछा जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, वो कौन थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहिएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए फिर है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये आपको पता होगा कि भारत के क्या थे कि प्रथम शिक्षा मंत्री, क्या कहेंगे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री, वो कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर ही साथियों क्या होता है कि 11 नवंबर को क्या है? 11 नवंबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे को 5 सितंबर भी याद आता होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 5 सितंबर को क्या होता है कि हमारे भारत में जो होते हैं वो आपको टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या कहिएगा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। साथियों याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? 5 सितंबर को। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यह याद रखेंगे कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो होता है वो आपको मनाया जाता है। जबकि आपको 11 नवंबर को जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे, ठीक है ना। इससे आगे जो मेरा प्रश्न क्या कर रहा है बताएंगे। देखिए कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार, देखिए किसके अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार, ठीक है ना, महाजन पदों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी? तो सबसे पहले जान लीजिए यह अंगुत्तर निकाय जो है ना वो आपको बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। या देखिएगा कि अंगुत्तर निकाय जो है क्या है? बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजन पद की संख्या थी वो कितनी थी बताइए? था 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही है। तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको किस जैन ग्रंथ से 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। तो इस भगवती सूत्र के अनुसार भी जो महाजन पदों की जो संख्या थी वो आपको कितनी थी जानते हैं? आपको 16 थी। तो ये भगवती सूत्र है क्या? तो कहेंगे भगवती सूत्र जो है वो आपको जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको ग्रंथ है। जबकि अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और इन दोनों ग्रंथों में जो है महाजन पदों की संख्या कितनी बताई गई? 16। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि आपको जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वो कौन था? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए तो सबसे जो शक्तिशाली क्या है? शक्तिशाली महाजन पद था। क्या था? महाजन पद। वो जो था आपको क्या जानते हैं? तो आपको मगध था। कौन था? मगध था। और याद रखिएगा मगध की जो राजधानी थी साथियों वो आपको गिरिव्रज था। कहाँ था? गिरिव्रज
व्रज था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राजगिरी था, क्या था, राजगिरी था। तो याद रहेगा कि मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो आपको गिरिव्रज या क्या कहेंगे जानते हैं, राजगिरी। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो महाजन पद आखिरकार था क्या, तो देखिए, तो पहले जो लोग था ना वो आपको कैसे बटा होता था जानते हैं, कबीला में। कबीला से जो हो गया वो आपको जन्म में गया, कहाँ गया, जन्म में। देखिए कैसे कैसे संगठित होकर लोग जो था एक बड़ा महाजनपद बनाया था। तो पहले लोग कहाँ था, कबीला में, क्या है, कबीला में। कबीला से गया जन्म पे, कहाँ गया, जन्म में। और जन से गया आपको जनपद में, कहाँ गया, जनपद में, ठीक है ना। और जनपद से जो होता है ना तब जाकर आपको महाजन पद का क्या होता है कि आपको निर्माण होता है। तो देखिए पहले कबीला, कबीला से जन, जन से कहा गया जनपद में, आज जनपद से बना था महाजनपद। तो ये जो 16 महाजनपद था ना, इस 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपको मगध था। कौन था, मगध था। तो ये जो 16 महाजनपद है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है, तो देखिए, तो इन 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह आपको बौद्ध ग्रंथ क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी। देखिए ऑप्शन कह रहा है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक। तो देखिए तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना किया था ना वो आपको बिंबिसार ने, कौन किया था, बिंबिसार ने। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंबिसार का शासनकाल जो था वो आपको कब से कब तक था। देखिए तो ये जो बिंबिसार है ना यह आपको हर्यंक वंश के संस्थापक थे, क्या थे, हर्यंक वंश के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, बिंबिसार। उसके बाद जो है बिंबिसार का जो शासनकाल है वो कितना है, तो देखिए बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से क्या जानते हैं कि आपको 493 बीसी है, ठीक है ना। और ये जो बिंबिसार है, ठीक है ना, इसकी जो होती है हत्या कर दी जाती है इसके बेटा अजात शत्रु के द्वारा, किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि ये जो बिंबिसार है इसकी जो हत्या किया था कौन किया था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु जो था हर्यंक वंश का दूसरा शासक था और इसको हम लोग पितृहंता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिता की क्या कर दिया था जानते हैं, हत्या कर दिया था। तो अजातशत्रु का शासनकाल जो था वो क्या था, तो देखिए इसका शासनकाल 493 बीसी से जो था वो आपको 461 बीसी था। और इसकी भी हत्या जो होता है इसका बेटा जो होता है वो आपको उदयन जो होता है आपको देता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो इसके जो अंतिम शासक थे ना वो आपको नागदर्शक, क्या कहेंगे, नागदर्शक। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो क्या कहेंगे, नागदर्शक। उसके बाद है उदयन। उदयन का जो शासनकाल था कितना था, तो 461 बीसी से 440 बीसी, कहीं कहीं आपको 445 बीसी भी दिया रहता है तो आप उसे देख लेंगे। और इस उदयन के द्वारा ही क्या हुआ था कि आपको पाटलिपुत्र नगर, क्या कहेंगे, पाटलिपुत्र नगर की क्या की गई थी कि आपको स्थापना की गई थी। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था कौन, तो क्या कहिएगा, उदयन। अगर उदयन ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या कहेंगे जानते हैं, उदयभद्र, क्या कहेंगे, उदयभद्र। तो याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना जो की जाती है किसके द्वारा जानते हैं, तो उदयन के द्वारा या उदयभद्र के द्वारा, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि ये जो आपको पाटलिपुत्र है वो किस नदी के संगम पर है, तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो पाटलिपुत्र है ना यह आपको गंगा, क्या है, गंगा, ठीक है ना, सोन, क्या है, सोन, और आपको पुनपुन नदी के क्या है कि आपको संगम पर है, क्या है, संगम पर है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि पाटलिपुत्र जो है इन नदियों के संगम पर है तो क्या कहिएगा, गंगा, सोन और आपको पुनपुन। और इसकी स्थापना कौन किया था, तो इसकी स्थापना जो करता है वह आपको उदयन या उदयभद्र कब करता है, तो आपको 457 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में, 457 ईसा पूर्व में। और ये जो पाटलिपुत्र होती है वह मौर्य एम्पायर की क्या होती है कि आपको राजधानी बनती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 32 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें जो भी ऑप्शन का एनालिसिस किया जा रहा है इन सारे एनालिसिस को आपको बढ़िया से क्या करना है, देख लेना और उसे लिख भी लेना है, क्या करना है साथियों, लिख भी लेना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि
323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। कहीं कहीं जो आपको मिलेगा ना 322 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, याद रखिएगा कि आपको मौर्य वंश का क्या था जानते हैं? तो आपको संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था कौन था, तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मौर्य वंश की जो राजधानी थी ना, वो आपको पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना। और मौर्य वंश के प्रथम शासक भी अगर पूछा जाए तो वो आपको कौन हो जाएंगे जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में जो है वो आपको सेंड्रोकोटस कहा गया। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस। इसके अलावा ये जो विशाखा दत्त है अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इनके लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिशल और सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल क्या था? तो आपको 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? तो 323 या 322 ईसा पूर्व में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और जीवन के अंतिम दिनों में ये क्या कहते हैं जानते हैं? कि आपको जैन धर्म को क्या कहते हैं? कि आपको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद जो होते हैं भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। और 298 ईसा पूर्व में क्या होता है कि जानते हैं? उपवास द्वारा जो होते हैं, काया कलेश के द्वारा जो होते हैं, या अपने आप को मतलब अपने शरीर को जो होते हैं वो आपको त्याग देते हैं। अर्थात इनकी जो मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में कहाँ हो जाती है? तो आपको श्रवणबेल गोला में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो क्या कहिएगा? श्रवण बेल। क्या है? श्रवण बेल गोला में। तो देखिए तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका शासनकाल क्या है, तो क्या कहिएगा? 323 से 298 ईसा पूर्व। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग देखिएगा। देखिए गर्मी काफी ज्यादा है और इस गर्मी में भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा सा अच्छे से जो है वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज आपको अच्छी लगे उसे आप नोट करते भी चलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंद गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि कौन सा गुप्त शासक था, पहला गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो देखिए महाराजा क्या कहेंगे? महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण किया था वो कौन किया था जानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको वास्तविक संस्थापक। तो याद रखिएगा गुप्त वंश का वास्तविक क्या कहेंगे? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो साथियों गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ना वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं समुद्रगुप्त, इन्हें जो है भारत का क्या है? भारत का क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको नेपोलियन। क्या है? भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो थे आपको अश्वमेध कर्ता की उपाधि। क्या है? अश्वमेध कर्ता की जो उपाधि है उसको क्या कहते थे कि आपको धारण किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और स्कंदगुप्त जो था इन्होंने क्या किया था जानते हैं? हुनों को पराजित किया था। क्या किया था? हुनों को पराजित किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जानते हैं? कि मतलब हुनों को पराजित करने वाला जो गुप्त शासक था कौन था? तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको स्कंदगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। अश्वमेध कर्ता की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे कौन थे? तो कहेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को क्या कहते कि आपको धारण किए थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए अशोक जो था ना साथियों वो आपको मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश का यह आपको तीसरा शासक था। क्या था? तीसरा शासक था। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो अशोक है इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए
ईसा पूर्व से, ठीक है ना, देखिए ये 273 लिखा हुआ है, 273 से 236 ईसा पूर्व जो था इसका शासनकाल था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर जी मौर्य वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, जब तीसरा शासक ये थे तो देखिए तो इसके जो संस्थापक थे ना वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। और मौर्य वंश का जो दूसरा शासक था उनका नाम याद रखिएगा, वे थे आपको बिंदुसार, कौन थे, बिंदुसार। तो अगर मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य वंश का जो दूसरा शासक था वो कौन था, तो क्या कहिएगा, तो वो कहेंगे हम कौन, तो आपको बिंदुसार। पहला शासक कौन था, ठीक है ना, यानी प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तीसरा शासक कौन था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अशोक। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि बताइए नंद वंश के जो संस्थापक थे वह आपको कौन थे। तो देखिए तो नंद वंश के जो संस्थापक थे ना वो आपको महापद्म नंद थे, कौन थे, महापद्म नंद। तो याद रखिएगा कि नंद वंश के संस्थापक कहेंगे तो महापद्म नंद, और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो कहेंगे नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको घनानंद थे, कौन थे, घनानंद थे, जो आपको क्रूर और एक अत्याचारी क्या था कि आपको शासक था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में कि नंद वंश के संस्थापक कौन, तो क्या कहेंगे जानते हैं, महापद्म नंद। अंतिम शासक पूछेंगे तो वो आपको धनानंद क्या है, धनानंद। और गुप्त वंश के संस्थापक पूछेंगे तो ये आपको श्रीगुप्त, कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या कहिएगा, श्रीगुप्त। इसी में पूछ देंगे वास्तविक संस्थापक क्या है, वास्तविक संस्थापक। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक थे ना वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम थे, कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है बताइए, तो अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए अशोक जो था ना वो आपको मौर्य वंश का शासक था, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये 35 नंबर प्रश्न जो है इसका आपको करेक्ट जो है वो आपको आंसर है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी आप कमेंट करके बताओगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो आपको कौन था, अभी बताए थे। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कहेंगे, देखिए सबको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रथम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आ जाओ भाई, हाँ देखिए प्रथम कहेंगे तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए द्वितीय शासक कहेंगे तो कौन हो जाएंगे जानते हैं, आपको बिंदुसार। और तृतीय कहेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको अशोक, क्या हो जाएगा, अशोक, ठीक है ना। यानी कि तृतीय कौन हो जाएगा, आपको अशोक। तो इसे भी आपको याद रखना है कि तृतीय कौन, अशोक। उसके बाद ये जो महेंद्र देख रहे हैं, ठीक है ना, तो महेंद्र जो था अशोक का क्या था जानते हैं, कि आपको पुत्र था, क्या है, पुत्र था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि अशोक का जो पुत्र था वो आपको कौन था जानते हैं, महेंद्र। और इसी को जो होता है श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या होता है कि आपको भेजा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाता ही है, पूछा जाएगा क्या, आएगा क्या, पूछा ही जाता है, ठीक है ना। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, तो आप याद रखिएगा श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कौन सा प्रश्न है 36 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक जो लास्ट में प्रश्न बताए हैं याद रहेगा कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री मतलब संघमित्रा को जो है किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजता है, तो क्या कहेंगे, तो आपको श्रीलंका। इसी श्रीलंका को हम लोग कहते हैं सिलोन, क्या कहते हैं, सिलोन। तो यहीं पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो होता है किसे भेजा जाता है, अशोक के द्वारा, तो अपने पुत्र महेंद्र को, और पुत्री कहेंगे तो संघमित्रा को। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अगर कहीं से दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी बताओगे। जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी। तो साथियों महाभारत की जो रचना हुई थी ना वो आपको संस्कृत भाषा में। और याद रखिएगा कि महाभारत जो है ना वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है क्या है, महाकाव्य वो कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो आपको महाभारत है। महाभारत की रचना जो होती है किस भाषा में होती है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको मतलब संस्कृत भाषा में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि महाभारत के जो रचयिता थे वो कौन थे। तो देखिए महाभारत के रचयिता जो थे महर्षि वेद व्यास, क्या कहेंगे,
महर्षि वेदव्यास। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। महाभारत में कितने पर्व है, तो देखिए इसे भी याद रखिएगा कि महाभारत में जो पर्व की संख्या है वो आपको 18 है। और महाभारत के रचयिता कहेंगे, क्या कहेंगे, रचयिता, तो हो जाएंगे आपको वेदव्यास, ठीक है ना। महाभारत में जो श्लोक है, क्या है, श्लोक है, वो कितने हैं, तो देखिए महाभारत में जो श्लोक की संख्या है वो आपको 1 लाख से अधिक, क्या कहेंगे, 1 लाख से अधिक है, ठीक है ना। महाभारत का जो मूल नाम है वो क्या है, तो देखिए महाभारत का जो मूल नाम था वो आपको क्या था जानते हैं, तो आपको जय संहिता, क्या है, जय संहिता, ठीक है ना। जब इसमें 8800 श्लोक था तब इसका नाम क्या था, जय संहिता। जब इसमें श्लोक की संख्या बढ़कर 8800 से 24,000 हुआ तब इसका नाम पड़ा भारत। और जब श्लोक की संख्या कालांतर में बढ़कर 1 लाख हुआ तब इसका नाम पड़ा आपको महाभारत। तो महाभारत में भी जो श्लोक की संख्या है ना 1 लाख से अधिक है। और महाभारत की रचना किस भाषा में होती है, संस्कृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। और यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य। और इसके जो रचयिता होते कौन होते हैं, महर्षि वेदव्यास। और वो कैमे नंबर के वेदव्यास होते हैं, 28वें नंबर के वेदव्यास, ठीक है ना। जो सभी वेदों के ज्ञाता होते थे उसको कहा जाता था, आपको क्या जानते हैं, वेदव्यास। क्या कहा जाता था, वेदव्यास, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये जो है 37 का, वो आपको क्या है कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। जब तक नहीं बताओगे हम आपकी समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात को आपको याद रखना है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। मेरा पुराणों की संख्या कितनी है, तो साथियों पुराणों की जो संख्या है ना वो आपको 18 है, क्या है, 18 है। तो यहाँ से एक बात आती है कि देख आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, पहले ये जान लीजिए। वेद, तो देखिए वेद की संख्या पूछा जाएगा 4। फिर यहाँ से वेदांग की संख्या क्या है, वेदांग की संख्या पूछा जाएगा तो आपको 6। फिर यहाँ से हो जाएगा आपको पुराण की संख्या, क्या है, पुराण की संख्या, तो वो आपको 18। फिर यहाँ से पूछा जाएगा उपनिषदों की संख्या, क्या पूछा जाएगा, उपनिषदों की संख्या, तो वो आपको 108। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम में हर साल इस 4 में से एक जो है वो आपको रहवे करेगा। तो इसको कर लीजिए वीवीआई, क्या कर लीजिए, वीवीआई गुने 1000। मतलब सीधे समझ जाइए कि इसमें से एक गुने एक प्रश्न जो होता है हर साल आपको पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो कौन है, तो देखिए, तो सबसे प्राचीन क्या कहेंगे, सबसे प्राचीन क्या है, प्राचीन वह क्या कहेंगे जानते हैं, प्रामाणिक पुराण, क्या है, प्रामाणिक पुराण, वो कौन है, तो देखिए सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है वो आपको मत्स्य पुराण है, क्या है, मत्स्य पुराण है, ठीक है ना। और इसी मत्स्य पुराण में सबसे पहले लिंग पूजा का जो होता है वो आपको वर्णन मिलता है। और इस मत्स्य पुराण से जो होता है वो आपको सातवाहन वंश के बारे में भी क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है, क्या मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन है, तो क्या कहिएगा, मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है जानते हैं, तो सातवाहन वंश की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसे आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का क्या है कि आपको उल्लेख है। मतलब आश्रम व्यवस्था की बात हो रही है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो साथियों आश्रम व्यवस्था में जो है ना, ठीक है ना, देखिए कितने होगा, किन पे लिख दिया है, देखिए कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो कहेंगे 4। तो देखिए, तो जब ये जो आश्रम व्यवस्था थी ना, क्या थी, आश्रम व्यवस्था, जरा सा जान लीजिए, ठीक है ना। तो आश्रम व्यवस्था जो थी वैदिक काल में आपको काफी ज्यादा प्रचलन में था। तो आश्रम 4 प्रकार के जो थे वो आपको हुआ करते थे, क्या है, हुआ करते थे। एक है सबसे पहले आपको क्या जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, क्या है, ब्रह्मचर्य क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको आश्रम, क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, दूसरा वो कौन आश्रम हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको गृहस्थ आश्रम, क्या है, गृहस्थ आश्रम। देखिए चारों आश्रम का नाम आप जान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा तीसरा, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको वानप्रस्थ आश्रम, क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद जो चौथा आश्रम था वो आपको क्या था जानते हैं, तो चौथा आश्रम जो था साथियों वो आपको सन्यासी आश्रम, क्या है, सन्यासी आश्रम। तो देखिए, तो ये जो आश्रम व्यवस्था है कब चलन में आया था जानते हैं, तो आपको वैदिक काल में, क्या है, वैदिक काल में। और आश्रम व्यवस्था में आश्रम कितने प्रकार के होते थे, तो आपको 4 प्रकार के। देखिए ये चारों जो है आपको आश्रम का क्या था, प्रकार था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें रहने की आयु जो थी वो आपको क्या थी, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में 0 से आपको 25 वर्ष, क्या है, 25 वर्ष, ठीक है ना, मतलब कि 0 से 25 साल तक। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में, तो देखिए गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष से लेके आपको क्या जानते हैं
50 वर्ष तक जो होते थे लोग गृहस्थ आश्रम में रहते थे और इसी आश्रम में वो शादी विवाह करते थे, संतानोत्पत्ति करते थे, उसके लिए धन कमाते थे। वानप्रस्थ आश्रम जो है यह आपको 50 से 75 वर्ष तक के लोगों के लिए था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको सन्यासी आश्रम, तो यह आपको 75 से 100 वर्ष तक के लोगों के लिए जो था वो आपको क्या था जानते हैं, तो आपको सन्यासी आश्रम। 50 से 75 वर्ष के लोगों के लिए वानप्रस्थ आश्रम, 25 से लेकर 50 वर्ष तक के लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो आपको 0 से 25 वर्ष तक के लोगों के लिए। तो ये जो आपका 39 नंबर प्रश्न करा है, क्या करा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो क्या कहेगा 4 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या जानते हैं कि आपको करेक्ट है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और थोड़ा सा अगले प्रश्न को जो है साथियों वो हम देख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना, यज्ञ होगा, क्या होगा, यज्ञ होगा, ठीक है ना, का आयोजन क्यों किया जाता था, तो देखिए तो शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए, क्योंकि आपको अश्वमेध यज्ञ वही राजा करता था जो अपने आप को खुद को मजबूत समझता था। और अश्वमेध यज्ञ जो है वो आपको क्या होता था कि आपको 3 दिनों तक चलता था, और इसमें जो घोड़ा होता था उसको खुलेआम जो होता था छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जिन क्षेत्रों में विचरण कर लेता था वो क्षेत्र राजा का होता था, ठीक है ना। अगर कोई राजा इसको पकड़ लिया तो यज्ञ करने वाला राजा से उसका क्या होता था जानते हैं कि आपको मुकाबला करना पड़ता था। तो देखिए तो यही कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो क्या कहिएगा शाही संप्रभुता के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और यज्ञ परंपरा जो है वो आपको वैदिक काल से क्या था कि आपको अस्तित्व में आया था। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट करके देंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।